नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम पीजीटी के एग्जाम की बात करें तो पीजीटी हिंदी के एग्जाम में आपने देखा कि क्वेश्चन पूछे गए थे हिस्ट्री से, और अलाइड सर्विसेज में तो स्पेशली मेंशन किया गया है हिस्ट्री को कि हिस्ट्री के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है और क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होते भी नहीं हैं। आप जो है वो ईजिली क्रैक कर सकते हैं और अच्छे नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने जो सफलता सीरीज़ पहले से चला रखी है उसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। सफलता सीरीज़ के अब तक 17 पार्ट जो है वो हो चुके हैं। आज हम 18 नंबर का पार्ट जो है वो यहाँ पर करेंगे और ये 18 नंबर का पार्ट है सफलता सीरीज़ का। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। इससे पहले 17 पार्ट जो है वो डिस्कस हो चुके हैं और उसी तरह हमने जो अभ्यास सीरीज़ चलाई है उसमें तो मंथली जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। उसमें करंट अफेयर है और सफलता में जो है वो क्या है, इसमें हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु प्रिजाइडेड ओवर द कमीशन अपॉइंटेड ऑन फेमिन पॉलिसी इन 1880। तो बोलते हैं कि 1880 में अकाल नीति पर जो है वो नियुक्त एक आयोग किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो था वो किसने की थी? तो देखो, जब इंडिया जो था वो ब्रिटिश इंडिया कहलाता था, ब्रिटिशर्स के ये अधीन था, तो उस टाइम यहाँ पर बहुत बार जो था वो अकाल भी आए। उसके ऊपर जो था वो अलग अलग कमीशंस जो था वो बनाए गए थे। 1880 के आसपास एक फेमिन के ऊपर पॉलिसी बनाई गई थी और उसको अध्यक्षता जो उसकी कर रहे थे रिचर्ड स्टैची, सर रिचर्ड स्टैची कर रहे थे। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब ये कब आया था? वैसे तो 1878 में ये आ गया था। 1878-80 जो है वो आप इस तरह से ध्यान रखिए कि ये कमीशन जो था वो आया था। सर रिचर्ड स्टैची जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक इकलौता ये कमीशन नहीं था जो फेमिन के ऊपर बनाया गया था। हमने इसके बाद भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पर लयाल दिया गया है तो ये लयाल कमीशन भी जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये 1897 में जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और ये इसीलिए जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ताकि इरिगेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो है वो देखी जाएँ। इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को लेकर जो था ये लयाल कमीशन जो था वो अपॉइंट किया गया। तो ये फेमिन से रिलेटेड हमने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लिए। कब आए, इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, बेसिक सी बातें आपको ये ध्यान रखनी है। कमीशंस तो बहुत ज़्यादा हैं परंतु यही दो फिलहाल हम याद रखेंगे। एक लयाल कमीशन हो गया 1897 का, एक सर रिचर्ड स्टैची कमीशन हो गया 1878-1880 का। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोला गया है यहाँ पर इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड अ वर्किंग कमेटी वॉज फॉर्म। तो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिस सेशन में जो था वो क्या किया गया, एक नया संविधान अपनाया गया तथा कार्य समिति का गठन जो था वो किया गया था। अगर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशंस के बारे में, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग टाइम में अलग अलग सेशन जो था वो होते रहे। तो एक इसी तरह का सेशन हुआ था 1920 में। 1920 में ये जो सेशन हुआ था ये नागपुर में जो था वो सेशन हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसमें क्या किया गया था, कांग्रेस के इस सेशन में जो था वो नया संविधान अपनाने की बात कही गई थी और कार्य समिति का गठन किया गया था। 1920 के इस सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे सी विजय राघवाचारण। ये इसकी अध्यक्षता जो था वो कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले भी जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग सेशन जो था वो हुए, उनको हम जानते हैं। जैसे कि इससे पहले इमीडिएटली 1919 का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1919 का सेशन अमृतसर में हुआ था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो था ये सेशन जो था वो हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। और उससे पहले जो था वो कब सेशन हुआ था, एक इंपॉर्टेंट सेशन 1917 में हुआ था। 1917 में एक सेशन हुआ था, एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था। और एनी बेसेंट आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट जो था वो बनी थी। जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन को प्रिजाइड किया था ये पहली महिला बनी थी। 1917 में ये सेशन हुआ था और कलकत्ता में जो था ये सेशन हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेता है। वो पूछ लेता है कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को प्रिजाइड किया था? तो वो थी सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 में कानपुर का सेशन जो हुआ था उसको प्रिजाइड किया था। 1925 से पहले 1917 का ये सेशन जो था ना ये एनी बेसेंट ने किया था और ये पहली महिला थी। अगर हम पहली महिला की बात करते हैं तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो वो सरोजनी नायडू जो है वो आएंगी। तो इस तरह से आपने ये दो सेशन ध्यान रखने। प्रीवियस सेशंस में अगर हम बात करते हैं तो 1885 का सेशन पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, बॉम्बे में हुआ था। डब्ल्यूसी बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता जो था वो की थी। बस इतना सा याद रख लीजिए। ये और भी सेशन से डिस्कस होंगे तो वो भी साथ साथ में रिवाइज होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि जो था वो वापस कर दी गई थी। परंतु बोलते हैं ये कौन से ईयर की बात है जब इनके द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि जो था वो वापस कर दी गई थी?
अब देखिए नाइटहुड की उपाधि इनके द्वारा कब वापस की गई थी, ये 1919 में जो था वो वापस कर दी गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा 1919 में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो था वो वापस कर दी थी, क्या ये रीज़न रहे होंगे जो इन्होंने अपनी उपाधि ही जो था वो वापस कर दी थी, और क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको ध्यान रखने। देखो 1919 में क्या हुआ था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसका विरोध करते हुए ही जो था वो क्या किया गया था, इनके द्वारा अपनी उपाधि को जो था वो वापस कर दिया गया था कि हम ये नहीं लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो था वो इस प्रोटेस्ट में जो था वो क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। गांधी जी के द्वारा भी जो था वो अपना केसरे हिंद का जो टाइटल उनको दिया गया था वो भी उन्होंने वापस कर दिया था, लेने से मना कर दिया था कि ये टाइटल हमें नहीं चाहिए जब हमारे लोगों को शायद ऐसा हो रहा है। अगर हम 1919 की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एग्जैक्टली कब हुआ था 1919 में, तो एग्जैक्टली ये अप्रैल महीने की 13 तारीख को जो था वो हुआ था। अप्रैल महीने की 13 तारीख 1919 में जो था ये सेशन हुआ था, और इसके बाद जो था वो काफ़ी विरोध किया गया था। और इस जो ये इतना बड़ा कांड हो गया यहाँ पर जलियांवाला बाग का कांड, तो इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमीशन भी बनाया गया। इसकी इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाया गया जिसको हंटर कमीशन जो था वो कहा गया। हंटर कमीशन जो था वो बनाया गया था। तो पूछा जाए कि हंटर कमीशन क्यों बनाया गया था, तो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की इंक्वायरी के लिए जो था वो बनाया गया था। 1919 से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1919 से पहले आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो ध्यान रखने हैं वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, वो आपने ध्यान रखना है। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, वो आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद 1918 में ही जो था वो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, वो आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो था वो 1918 में ही जो था वो क्या हुआ था, रॉलेट सत्याग्रह जो था वो हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह आपने ध्यान रखना है 1918 का। तो ये सारे जो था वो हुए थे। तो ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1917, 18 और 1919 में क्या हुआ था वो आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हिस्ट्री में हुए जो धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, आपके रिवाइज होते रहेंगे। देखो पढ़े तो क्वेश्चन है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी यहाँ से कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, क्या आपकी कमियाँ हैं, क्या क्या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ न्यूज़पेपर अल हिलाल। तो बोलते हैं कि ये अल हिलाल एक न्यूज़पेपर था, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, किसके द्वारा ये अल हिलाल न्यूज़पेपर जो था वो स्टार्ट किया गया था। हमारे जो इंडियन नेशनल हिस्ट्री है ना, इसमें न्यूज़पेपरों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। लोगों को जागरूक करने के लिए ये न्यूज़पेपर चलाए जाते थे, और इन्हीं न्यूज़पेपरों का विरोध जो था वो ब्रिटिशर्स करते थे, बैन लगाते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे एक्ट जो था वो पास किए गए थे। हम बात करते हैं कि ये अल हिलाल जो था वो किसके द्वारा जो था वो चलाया गया था। देखो अल हिलाल किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा चलाया गया था। इस तरह के कोई और भी न्यूज़पेपर आपको ध्यान रखने हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक रस्त गुफ्तर चलाया गया था। इस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रस्त गुफ्तर ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये चलाया गया था किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो था वो चलाया गया था। एक इंडियन मिरर जो था वो चलाया गया था। इंडियन मिरर किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये चलाया गया था इंडियन मिरर जो था वो NN सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो था वो चलाया गया था। नील दर्पण चलाया गया था। नील दर्पण जो था वो किसके द्वारा चलाया गया था, दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो था वो चलाया गया था। हाँ, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो था वो कौन सा था, वो बंगाल गैजेट था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था, ये जो था वो जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा चलाया गया था। वो भी आपने ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा चलाया गया था, जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा जो था वो चलाया गया था। गांधी जी के द्वारा कुछ ऐसे न्यूज़पेपर चलाए गए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनेंगे, जैसे कि यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया। ये गांधी जी के द्वारा जो था वो चलाए गए थे। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर अभी भी आता है, वो है द ट्रिब्यून। ट्रिब्यून न्यूज़पेपर किसके द्वारा जो था वो चलाया गया, ये आपने कमेंट करके बताना है। आपके लिए होमवर्क हो जाता है, रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा कि किसके द्वारा जो था ये चलाया गया था, कब चलाया गया था ये बता दें, तब तो और भी अच्छा है, और भी ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अगस्त 9, 1925 इज़ नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि 9 अगस्त 1925 भारतीय इतिहास में जाना जाता है, परंतु किसके लिए जो है ये जाना जाता है। तो देखो 1925 में क्या हुआ था, 1925 में जो था ये जो काकोरी ट्रेन रोबरी थी ना, ये हुई थी।
ठीक है जी। आपने ध्यान रखना है काकोरी ट्रेन रोबरी जो था वो 1925 में हुई थी, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। किस तरह से पूरा सिनेरियो रहा, क्या क्या चीज़ें जो था वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो है वो हुई। देखो हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो था वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारे इंडियन हिस्ट्री में जो है वो 1924, 25, 26, 27, 28 इन्हीं सालों की हम बात करेंगे। 1924 का टाइम जो है वो आता है। 1924 में क्या किया जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक संगठन बनाया जाता है। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल जो जोगेश चंद्र चटर्जी थे उनके द्वारा, सचिन चन्याल थे, इन लोगों के द्वारा जो है वो की जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, साथ में ही 1925 का टाइम आता है तो काकोरी ट्रेन रॉबरी जो है वो हो जाती है। अगस्त 1925 के आसपास ये होती है। यहाँ पर एक ट्रेन को जो है वो लूट लिया जाता है और काकोरी में जो है वो लूटा जाता है। काकोरी जो कि लखनऊ के समीप कहीं पर पड़ता है, वहाँ पर लूट लिया जाता है। और काकोरी जो ट्रेन एक्शन किया गया था इसके लिए बहुत सारे लोगों को तो सज़ा दे दी जाती है, कुछ एक को फांसी भी जो है वो सुनाई जाती है। जैसे कि बिस्मिल हो गया, अशफाक उल्लाह हो गया, रोशन सिंह हो गया, राजेंद्र लाहिड़ी हो गया, इनको जो है फांसी की सज़ा भी दी जाती है। उसके बाद 1924 में ये संगठन स्थापित किया गया था ना, ये जो 1924 में संगठन स्थापित किया गया था इसको जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया 1928 में। 1928 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया HSRA में, यानी कि HS में नया लगा दिया गया। पूरा नाम हुआ इसका हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें जो था वो इसको कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1928 के बाद कि 1929 में जो है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके ऊपर बॉम्ब जो है वो फेंका जाता है। अप्रैल 1929 में जो है ये फेंका जाता है। इसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त हो गए, इनको जो है ये जो है वो बॉम्ब फेंकते हैं। यहाँ पर 8 अप्रैल थी एग्जैक्टली और 1928 थी जब ये फेंका जाता है। और देखो ये बॉम्ब यहाँ पर फेंका जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, कुछ एक लोगों को फांसी भी दी जाती है। देखो एक एनकाउंटर किया जाता है, उसमें आज़ाद जो है वो मारे जाते हैं। 1931 की ये बात है और 1931 फरवरी महीने की ये बात है। इसी दौरान हमें देखने को मिलता है मार्च महीने में, 23 मार्च थी 1931 थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो था वो फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह से होता है। भगत सिंह देखो बहुत ही कम उम्र थी और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने देश के लिए काम किया था। देखो एक जुनून था इनके अंदर और इनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो सोच लो कितना होगा उस टाइम, क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा उस टाइम नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 23 साल के उस टाइम ये हुआ करते थे। और देखो आज का टाइम कैसा है वो आप जज कर सकते हैं यहाँ से, और उस टाइम इन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा वो भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच ईयर बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो बोलते हैं कि बर्मा जो था वो भारत से अलग हुआ, कौन से वर्ष जो था ये अलग हुआ था, ये 1937 में सेपरेट हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1937 में ये सेपरेट हो जाता है बर्मा, यहाँ से ये आपने ध्यान रखना है, इंडिया से सेपरेट होता है। परंतु अभी ये बर्मा है कहाँ पर, अभी बर्मा का कोई अता पता क्या देखने को मिलता है। देखो 1937 में तो ये सेपरेट हो जाता है। ऑफिशियली इसका काम 1935 में जो था वो स्टार्ट हो गया था, इसको सेपरेट करने का काम, और 1937 में ये पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया था, यानी कि पूरी तरह से अलग जो था ये हो गया था। ये आपने नोट करनी है पहली बात। अब बर्मा की हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम का जो म्यांमार है ना उसको बर्मा जो था वो कहा जाता था, म्यांमार को जो था वो बर्मा कहा जाता था। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो क्या म्यांमार इंडिया के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, म्यांमार इंडिया के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है, और कौन कौन से इंडियन स्टेट्स के साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो म्यांमार लगभग 1600 किलोमीटर बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अभी चर्चा में भी था पीछे जैसे म्यांमार, तो हो सकता है कि अभी चर्चा में था तो कुछ क्वेश्चन बन जाए। ये बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड के साथ, ये आपने ध्यान रखना है, ये बाउंड्री शेयर करता है मणिपुर के साथ, ये ध्यान रखना है, और ये बाउंड्री शेयर करता है मिजोरम के साथ। म्यांमार की बाउंड्री को लेकर, ओपन बाउंड्री यहाँ पर है, उसको लेकर थोड़ी सी बात चली थी फेंसिंग वगैरह की। अब देखो इन स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर की जाती है। अगर हम बात करते हैं कि किस स्टेट के साथ ही सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। 520 किलोमीटर बाउंड्री ये अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। उसके बाद नागालैंड के साथ अगर हम बात करें तो 215 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर के साथ अगर हम बात करें तो मणिपुर के साथ जो है ये 398 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। और अगर हम बात करें कि मिजोरम के साथ कितनी करता है तो 510 किलोमीटर बाउंड्री ये शेयर करता है। और एग्जैक्टली ये कितना बनता है, ये 1643 किलोमीटर जो है वो बन जाता है। तो इतनी बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ शेयर की जाती है। और ये पक्का क्वेश्चन है, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन जाएगा किसी भी तरह से, 100% श्योरिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। और
ठीक है जी। तो ये याद रखना है सारा डाटा आपको, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। देखो परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस जो था वो की गई थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त की बात की जा रही है। तो देखिए जी परमानेंट सेटलमेंट 1793, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1793 में जो था ये स्थायी बंदोबस्त जो था वो शुरू कर दिया गया था, या आप कहें कि इंट्रोड्यूस जो था वो कर दिया गया था। और परमानेंट सेटलमेंट थी ये बंगाल की, ये आपने ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि किसके कार्यकाल के दौरान, तो ये कॉर्नवालिस एक वायसराय हुआ, गवर्नर जनरल जो था वो हुआ करते थे। कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान जो था ये किया गया था। कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1786 में स्टार्ट हो गया था और 1793 तक जो था ये चला था। 1793 में इनके द्वारा परमानेंट सेटलमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान और क्या क्या चीज़ें हुई, एक तो परमानेंट सेटलमेंट इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, एक इन्हीं के कार्यकाल के दौरान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो भी हुआ था। कौन सा वॉर? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, आपने ध्यान रखना है। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था। कब हुआ था? 1790 में हुआ था, 1792 तक चला था। अभी आप पढ़ेंगे एक और ट्रीटी आप पढ़ेंगे, फिर ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त हो गया था, उसको ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम कहा जाता है, वो 1792 में जो था वो साइन हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान ही वो जो था वो साइन हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस से पहले जो था वो वॉरेन हेस्टिंग जो था वो वायसराय गवर्नर जनरल जो था वो हुआ करते थे। हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का इनके कार्यकाल के दौरान आया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में फॉर्म की गई। ये चीज़ें जो था वो इनके कार्यकाल में हमें देखने को मिली। परंतु इंपॉर्टेंट वन हमने जो अभी जाना, 4-5 क्वेश्चन यहाँ से जो बनाए वो हमने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं यहाँ पर हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो 1933 में हिटलर की पार्टी जो था वो अस्तित्व में आई थी, उसका नाम क्या था? हिटलर की पार्टी जो 1733 में सत्ता में आई थी, नाजी पार्टी उसको कहते थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन किस तरह से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एक बार पूछ लिया तो हम भूल जाएं, नहीं, वही तो बात है कि हमें क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करना है ताकि आगे कुछ पूछा जाए वो गलत ना हो। क्या क्या याद रखना है? पहला ध्यान रखना है कि ये अस्तित्व में कब आई, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपको कि पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज से डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आपको मिलेगी। देखो एक्यूरेसी आ जाएगी आप में, और पेपर 2 की तैयारी करने का फ़ायदा तभी है जब पेपर 1 में पास होंगे। तो पेपर 1 के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए। पेपर 1 कमज़ोर है तो आप कोशिश कीजिए कि वो स्ट्रांग हो जाए, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी। पेपर चाहे कैसा भी आए, प्रैक्टिस अगर अच्छे से की होगी, ऑनेस्टली की होगी, तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। हम बात कर रहे हैं हिटलर के बारे में। देखो हमें तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन जानना है जो एग्जाम में हमारी हेल्प करे और नॉलेज भी हमें दे। तो हिटलर की जब भी बात होती है तो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ इनको जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो सुभाष चंद्र बोस जब लड़ाई चल रही थी ना, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी दूसरी ओर चला हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस जो था वो क्या किया, वो हिटलर के साथ जाकर जो है वो मुलाकात करते हैं। हिटलर के साथ जब वो मुलाकात करते हैं तो वो बोस नाम से मुलाकात नहीं करते, उनका नाम चेंज कर दिया गया। उनके द्वारा नाम जो रखा गया वो नाम रखा गया ऑरलैंडो मेजोटा। ये आपने ध्यान रखना है, ऑरलैंडो मेजोटा जो था वो उन्होंने अपना नाम रखा, और इस नाम के साथ जो था ये हिटलर के साथ जाकर मिलते हैं। हिटलर की हेल्प से वो एक पार्टी जो है वो फॉर्म करते हैं जिसको वो फॉरवर्ड आर्मी कहते हैं, मुक्ति सेना जिसको कहा जाता है, जिसको वो फ्रीडम आर्मी जो है वो कहते हैं, मुक्ति सेना जिसको वो कहते हैं। और मुक्ति सेना में सिपाही कौन थे? मुक्ति सेना में इंडियन ओरिजिन के वो सिपाही थे जिनको कैप्चर कर लिया गया था जर्मनी और इटली के द्वारा, जिनको प्रिजनर बनाकर रखा गया था, बंदी बनाकर रखा गया था जर्मनी और इटली के द्वारा। उन लोगों की एक आर्मी बनाई जाती है जिसको फ्रीडम आर्मी, मुक्ति सेना नाम वो देते हैं। ड्रेसडन जर्मनी में जो है वो इसका फ्रीडम आर्मी का एक ऑफिस जो है वो बनाया जाता है, और बोस को जो है वो उसके बाद नेताजी कहा जाने लगा जर्मनी के लोगों के द्वारा, ये आपको पता चला। और उनके द्वारा फिर स्लोगन भी दिए गए अलग अलग, ठीक है जी। तो
इस तरह से नेताजी उनका नाम पड़ा, इस तरह से उन्होंने एक फ्रीडम आर्मी बनाई थी, मुक्ति सेना बनाई थी। ठीक है जी, तो वो क्वेश्चंस आपने ध्यान रखना है बोस जी के बारे में। इस तरह से वो हिटलर के साथ मिलकर, सोच लो आप कि उस टाइम कितना टफ दौर था, रिसोर्सेज कितने लिमिटेड थे, परंतु फिर भी हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, वो किस तरह से जो था वो स्ट्रगल करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में जो था वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइंड बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, तो बोलते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी ना, ये टीपू सुल्तान की हुई थी। टीपू सुल्तान ने किसके साथ इस संधि को जो था वो किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमने पहले अभी जाना कि ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो था हुई थी वो 1792 में जो था वो हो गई थी। अब किसके साथ जो था ये संधि की गई थी टीपू सुल्तान के द्वारा टीपू सुल्तान के द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हमने अभी पढ़ रखा है। कौन सा नाम? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है इस ट्रीटी को साइन करने के बाद और क्या पूरी बात है, वो हमने एक बार फिर से समझनी है, और यहाँ से हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वो नोट भी करना है साथ में। यहाँ से क्या होता है, ये संधि जो है वो कर ली जाती है 1792 में, और जो युद्ध चला हुआ था उस टाइम, युद्ध कौन सा चला हुआ था उस टाइम जो था एंग्लो मैसूर वॉर चला हुआ था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो चला हुआ था। ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो इस ट्रीटी से रुक जाता है। 1790 और 1792 के बीच में ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। थर्ड से पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर भी हुआ था, 1767 से लेकर 69 के बीच में हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं 1779 से लेकर 84 के बीच में ये हुआ था। थर्ड 1790 से 1792 के बीच में हुआ था। चौथा भी एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो हुआ था, और वो 1799 में जो था वो हुआ था। ये चौथे नंबर का हुआ था। तो इस तरह से ये ध्यान रखने हैं, आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ रिवाइज करेंगे डेली तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, और डेफिनेटली जो लोग बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, उनको अभी तक ये याद हो चुकी हैं चीज़ें। तो ये हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर जान लिया, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बन गया तो 2 नंबर आपके पक्के, कहीं नहीं जाते 2 नंबर। और यही नंबर मेरिट बनाने में हेल्प करेंगे। यही नंबर जो है वो फाइनल जो लिस्ट होती है उसमें जो है वो नाम आपका लाएंगे। देखिए जी, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा सही तरीके से जो है वो मैच किया गया है, जिसको सही तरीके से जो है वो जिसका मिलान किया गया है। हमारे पास कुछ एक गवर्नर जनरल दिए गए हैं, वाइसराय दिए गए हैं, उनका कार्यकाल दिया गया है कि कब से लेकर कब तक था। हमारे पास सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जो है वो दिए गए हैं। लॉर्ड कर्जन जिनके कार्यकाल के दौरान आपको देखने को मिलता है कि बंगाल का विभाजन हो जाता है, सेपरेशन ऑफ बंगाल जिनके कार्यकाल के दौरान हो जाता है। इनका कार्यकाल कब से लेकर कब तक जो था वो हुआ था। इनका कार्यकाल 1899 में स्टार्ट हुआ था और 1905 तक ये चला था। तो पहला तो सही सुमेलित नहीं है, ये तो हो गया एलिमिनेट। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में आया था वो भी इनके कार्यकाल के दौरान आया था। और ये मुख्य रूप से जो जाने जाते हैं ना, वो किसके लिए जाने जाते हैं, ये मुख्य रूप से बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जाने जाते हैं, जो कि 1905 में हुआ था। तो ये 2 बातें इनके बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन का नाम दिया गया है। तो देखो लॉर्ड लैंसडाउन का जो कार्यकाल है वो 1888 में स्टार्ट हुआ था। 1888 में स्टार्ट हुआ था और 1894 तक वो चला था। तो ये भी गलत तरीके से यहाँ पर मैच किया गया है। इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था, लैंसडाउन के कार्यकाल के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान हमें देखने को मिलता है कि एक डुरंड कमीशन बनाया जाता है, और वहाँ से जो है वो इंडिया अफगानिस्तान के बीच में, जो अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री है डुरंड लाइन, उसको जो है वो निर्धारित किया जाता है। ये नोट करें। उसके बाद यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि डुरंड लाइन जो है ना वो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में आती है। जब इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तब वो इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो था वो सेपरेट करती थी, परंतु अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो लाइन सेपरेट करती है उसको जो है वो क्या कहते हैं, डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह मुझे आप बताइए कि यूएसए और कनाडा को जो लाइन अलग करती है उसको क्या कहते हैं, वो आप कमेंट करके बताएंगे। वो काम है पिछले कल मैंने बताया था, क्योंकि आज इसलिए पूछ रहा हूँ। अगला है लॉर्ड कैनिंग दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल इंपॉर्टेंट है। 1858 में इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। 1858 में कार्यकाल स्टार्ट हुआ था, 1862 तक जो था वो चला था। ये नोट करना है। आपने ध्यान रखना है कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो क्या हुआ था, 1857 का विद्रोह भी जो है वो होता है। वैसे देखो
इससे पहले ही ये बन गए थे, वैसे 1856 में ये बन गए थे, 1856 में बन गए थे, 57 तक रहे। 57 में क्या होता है, 57 में जो है वो पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय बना दिए जाते हैं। तो वाइसराय बना जाते हैं, तो ये 1858 से लेकर 1862 तक रहे। तो एग्जैक्टली इनका कार्यकाल 1856 से स्टार्ट हुआ और 62 तक जो था वो चला था। इस तरह से इनका कार्यकाल ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। और 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और उसके बाद ही गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे पहले, वाइसराय जो था वो कहलाए, और पहले वाइसराय यही बने लॉर्ड कैनिंग ही, इनका ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक दिया गया है। अंतिम ऑप्शन बचता है आपके पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका आपने क्या ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था ना, ये 1828 में बने थे और 1835 तक इनका कार्यकाल रहा था। बिल्कुल सही ये सुमेलित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो था वो सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही चार्टर्ड एक्ट जो था वो 1833 का वो भी जो था वो आया था। इनके कार्यकाल के दौरान ही हमें देखने को मिलता है कि इंग्लिश को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए जो है वो कहा जाता है। ये काफ़ी प्रायोरिटी इन्होंने इंग्लिश को जो था वो दी थी उस टाइम, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके कार्यकाल के दौरान होती हैं इस तरह से। तो हमने हर एक गवर्नर जनरल, वाइसराय जो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में जान लिया। कैनिंग के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 1856 to 62 इनको ध्यान रखना है। 56 में जब ये बने थे तो उस टाइम जो था वो क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 57 तक रहे, 58 में फिर वाइसराय बन गए और 62 तक रहे। तो पूरा कार्यकाल इस तरह से, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। और इस तरह के क्वेश्चन एलाइड के एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की टेस्ट सीरीज़ ऐसी है जो एलाइड के साथ साथ आपकी हेल्प करेगी हिमाचल के और भी जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर। और एलाइड की अगर अच्छे से तैयारी हो गई ना, तो यूँ समझिए कि बाकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो गई। तो टेस्ट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही इम्प्रूवमेंट होगी। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन देखें जी, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बोला गया है यहाँ पर अ वीकली पेपर नेम्ड गदर वॉज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र जो था वो पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये कब प्रकाशित हुआ था? टफ क्वेश्चन लग सकता है, परंतु इससे पहले का जो पार्ट है ना इस सीरीज़ का, उसमें हमने ये डिस्कस किया था और डेफिनेटली आप आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आजकल हम टेलीग्राम ग्रुप पर भी जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सारी जानकारी एग्ज़ाम रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएगी और बाकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं तो वो भी मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।